वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आज आपको पढ़ाऊंगा स्पोकन इंग्लिश क्लास में ऐसी बेहतरीन ट्रिक जिसके बिहाफ पर आप हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन करने में आपके लिए बेहद आसानी होगी और कोई टेंस, कोई यूज़ और किसी प्रकार के कोई भी ग्रामेटिकल नियम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो बने रहें हमारे साथ। तो आज हमारे इस स्पोकन इंग्लिश क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि बिना ग्रामर के हम लोग अपने जो सेंटेंसेस हैं उनके फॉर्मेशन हैं उन्हें कैसे बनाएं। आई मीन्स कि हमें इंग्लिश की ग्रामर पूरी तरीके से और गहराई से पढ़ने में समय ना खर्च करके एक ट्रिक के माध्यम से या शॉर्ट तरीके से हम आपको ऐसे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड आपको बताएंगे जिसमें आपको ना कोई टेंस तैयार करना है, ना ही कोई आपको यूज़ तैयार करना है, बस थोड़ी सी समझ डेवलप करना है और जो आपको पॉइंट्स हम बता रहे हैं उन पॉइंट्स को आपको नोट भी कर लेना है और साथ ही साथ उनको अच्छे तरीके से समझ लेना है और याद कर लेना है। इसके बाद आपको इंग्लिश बोलने में प्रैक्टिस करने के लिए, स्टोरी बनाने के लिए, चाहे वो हिंदी से इंग्लिश हो या इंग्लिश से हिंदी हो, उसमें आपको ग्रामर के पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो कौन से हैं पॉइंट्स जो आपको बिना इंग्लिश ग्रामर के रटने और याद करने के बिना आप जो हैं अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं, अंग्रेजी समझ सकते हैं और साथ ही साथ आपने जो पीछे टॉपिक किया वो टॉपिक भी और जो अगला आपको कल करना है वो टॉपिक भी आपको तैयार करने में उससे कितनी हेल्प मिलने वाली है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो हम आपको सबसे पहले स्टार्ट करेंगे वर्ब से। आप वर्ब अच्छी तरीके से जानते हैं। यहाँ पे कोई नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्ट्स ऑफ स्पीच चलने नहीं जा रही। यानी कि सबसे पहली जो ज़रूरत है किसी भी सेंटेंस के फॉर्मेशन में अच्छी तरीके से वर्ब का आना होता है। अगर आपको वर्ब्स आती हैं तो ये समझ लें कि आप एक मजबूत पकड़ पे हैं। तो सबसे पहले हमें वर्ब्स, क्योंकि वर्ब से ही टेंसेस डिसाइड होते हैं, ये तो आप जानते हैं भाई। कोई भी सेंटेंस किस टेंस का है ये वर्ब से ही तो तय होता है। अच्छा, वर्ब्स जो होती हैं वो यहाँ पर टेंसेस के मुताबिक, वैसे वर्ब्स को टाइम टू टाइम अलग अलग पोजीशन पे कई प्रकार से बांटा गया। अगर हम आपको वर्ब्स का ग्राफ बनवाएं तो आप देखेंगे ये पूरा बोर्ड भर जाएगा और उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने निकल कर आ जाएंगी। जैसे कि इसी में आ जाएगा फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, फिर उसके अंदर आ जाएगा ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, फिर उसके अंदर आपको मिल जाएगा कि नॉन फाइनाइट में भी क्या होता है, जीरंड होती, इन्फिनिटिव होती, पार्टिसिपल होते हैं, पार्टिसिपल में कई पार्टिसिपल होते, और इसी प्रकार से आपको ये भी मिल जाएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में भी फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, इन्फिनिटिव फॉर्म और साथ ही साथ जो है जीरंड, वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कि एक बाकायदे की पूरी एक टेबल बनेगी और ट्री जैसा, और साथ ही साथ पूरा बोर्ड भर जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ चर्चा करेंगे एक छोटे से पॉइंट, क्योंकि अभी हमने बात की है कि हम मुख्य पॉइंट ऐसे सीखेंगे जिसमें हमें ग्रामर के बिना हम डायरेक्टली अपने सेंटेंसेस की फॉर्मेशन, चाहे हिंदी से इंग्लिश हो चाहे इंग्लिश से हिंदी हो, करने लग जाएं। तो इसके लिए पहले हम दो चीज़ें समझ लेते हैं, जितनी यहाँ पर आवश्यकता है उतनी, एंड नो मोर। और वो क्या है कि नंबर एक हम हेल्पिंग वर्ब में रखते हैं और नंबर दो मेन वर्ब में रखते हैं, वर्ब में रखते हैं मेन वर्ब। यानी कि वर्ब को हमने यहाँ पर जो है दो तरीके से समझने के लिए बांट लिया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जिसकी हिंदी होती है सहायक क्रिया, जिसे शॉर्ट में HV लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के शब्दों में ही छिपा है। सहायक क्रिया जो सहायता करे क्रिया की, क्रिया मतलब काम की, जो काम हो रहा है उस काम की जो सहायता करे, अर्थात सहायता करे और टेंस को बनाने में हेल्प करे, तो वो होती है सहायक क्रिया। या यूं समझो कि सहायक क्रिया की मदद से हमें पता चल जाता है ये टेंस कौन सा है। जैसे हम लोग हिंदी में पहचान लेते हैं, ता है, ती है, ते है, इस टेंस का है, ता था, ती थी, ते थे, ये इस टेंस का है, सकता है, ये इस टेंस का या यूज का है,
इसी प्रकार से इंग्लिश में भी हम इंग्लिश के सेंटेंस को कि वो कौन से टेंस का है हम किससे पहचानते हैं, मेनली हेल्पिंग वर्ब से। और कभी कभी दोनों की हेल्प मिलाकर करते हैं, यानी कि इसे दोनों को देखते हैं तब हमारे समझ में आता है कौन सा टेंस, यानी कि दोनों ही बातें हैं, लेकिन मोस्टली हम हेल्पिंग वर्ब देखकर हम समझ जाते हैं ये कौन सा टेंस है। और दूसरा होता है मेन वर्ब। तो यहाँ पर अब हेल्पिंग वर्ब को हमने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पॉसिबली आप सभी को आती ही हैं और उनका कहाँ पर किन टेंसेस में यूज़ किया जाता है ये भी आपको आता है। लेकिन मेन वर्ब का खेल बड़ा है, और इतना बड़ा खेल है कि सभी सेंटेंसेस और उनके फॉर्मेशन मेन वर्ब पर ही आधारित होते हैं। और इस मेन वर्ब के माध्यम से हम आपको हेल्पिंग वर्ब की चीज़ें भी समझा देंगे। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि अब आप यहाँ पर आ जाएं कि मेन वर्ब जो होती है हम टेंसेज में या यूजेज में या किसी प्रकार की ट्रांसलेशन फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम उसकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म याद करते हैं। तो यही चीज़ आपको समझनी है और उनके हिंदी अर्थ को समझना है। तो आप जानें कि ये जो मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब इसकी 3 फॉर्म होती हैं। कितनी फॉर्म होती हैं? 3। लेकिन इसे आप और अच्छे तरीके से समझने के लिए चाहें तो इसी में जोड़ दें 2 और फॉर्म। और वो 2 क्या हैं? देखो, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म ये, और 2 क्या जोड़ दी? एक आईएनजी फॉर्म और एक इन्फिनेटिव फॉर्म और जोड़ दी, जिनके अपने और अर्थ हो गए। तो इस तरीके से हम इस वर्ब के 5 रूप पढ़ लेंगे। अब 5 रूप आपने पढ़े हैं, आपको हमने तो पढ़े, लेकिन हम वो बताने नहीं जा रहे जो आपने पढ़े हैं। हम बताने जा रहे हैं इनमें कि आप ट्रांसलेशन कैसे करेंगे बिना ग्रामर के इन वर्ब्स के माध्यम से, तो हमको ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई भी एक वर्ब लिख ली, सपोज कोई भी लिख ली, जो भी आपको इजी लगे वो हमने लिख ली। तो हमको इजी लगी कि हमने लिख दी राइट। ये आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लिखना की। किसकी है ये? लिखना की। जिसकी सेकंड फॉर्म आपको अच्छी तरीके से याद है, आपने लिख दी रोड। फिर हमने लिखी इसकी थर्ड फॉर्म रिटन। और चूंकि हमने बताया 2 फॉर्म और जोड़ दें, यहाँ पे हमें अपनी ट्रांसलेशन को ट्रिकली समझने के लिए, तो आप ये भी जानते हैं कि इसी को हम आईएनजी फॉर्म में चेंज कर देते हैं, तो ये राइटिंग हो गया। और फिर अब 5वीं इन्फिनेटिव फॉर्म आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? टू राइट। तो ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म, और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। आप सोच रहे होंगे हमको आता ही है, लेकिन जो हम समझाने चाह रहे हैं वो नहीं आता। तो ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आप इसको क्या कहते हैं? आईएनजी फॉर्म। ठीक है, तो ये आईएनजी फॉर्म कई सारे रूप ले लेती है। ये आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल भी बनती है, और पार्टिसिपल में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बनती है, परफेक्ट पार्टिसिपल भी बनती है, और साथ ही साथ ये जीरन भी बनती है। तो इसलिए ये क्या हो जाती है, या तो हम ये जीरन का रूप धारण करेगी या फिर पार्टिसिपल का। तो इसे हम कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, हम अपने यहाँ के लिए समझने के लिए हमने मान ली फोर्थ फॉर्म। ठीक है, तो हमने क्या मान लिया कि ये जो है फोर्थ फॉर्म है। और ये जो है इन्फिनेटिव है। कैसे पहचानेंगे इन्फिनेटिव? जिसमें आगे लगा हो टू, वो इन्फिनेटिव फॉर्म हुई या इन्फिनेटिव वर्ब हुई। तो ये इन्फिनेटिव वर्ब या इन्फिनेटिव फॉर्म को हम, जैसे हमने इसको जीरंड और पार्टिसिपल ना लिखकर हमने क्या लिख लिया? फोर्थ फॉर्म। तो हम इसे लिख लेंगे फिफ्थ फॉर्म। तो इस तरीके से हमने फॉर्म में इनको मान लिया। अब आपको पता है कि इतनी ये 5 जो फॉर्म आपने लिखी हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म, इतने से आप सारे टेंसेस मेंटेन कर सकते हैं। बस आपको सही अर्थ पता होना चाहिए। जो अब हम आपसे पूछने जा रहे हैं, और आप देखेंगे आप गलत बताएंगे। बताएं कि राइट मीन्स क्या होता है? लिखना। गलत। राइट मीन्स लिखना यहां पर होगा। टू राइट मीन्स होता है लिखना। टू राइट मीन्स लिखना, या फिर इस लिखना का
टू राइट लिखने के लिए भी हो जाएगा। लिखना या लिखने के लिए, या फिर लिखने को। लिखने को और लिखने के लिए एक ही सेंस देने के लिए है, बस अब वो अपने शब्दों का खेल है। तो टू राइट मीन्स होता है लिखना, और हम हमेशा किसको याद करते हैं? इसको। और यही कंफ्यूजन है कि हमने हमेशा यही याद किया, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसे नानी ने से कनेक्ट करते हैं, जबकि जिसमें टू लगता है वो होता है नानी ने से, यानी कि लिखना, लिखनी, लिखने, टू वाले से। जैसे ईट, तो ईट मीन्स खाना नहीं है, टू ईट मीन्स खाना है। तो नानी ने किसी भी वर्ब में पीछे तब लगता है, देखो यहाँ पे पीछे लगा, तो नानी ने किसी भी वर्ब में पीछे तब लगता है जब इन्फिनिटिव फॉर्म होता है, और इन्फिनिटिव फॉर्म यानी कि उस वर्ब के आगे टू होता है। और वो नानी ने कई बार के लिए अर्थ देता है और कई बार ने को देता है। लेकिन ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये क्या होती? तो ये होती है, जो अब आप एकदम से समझ जाएंगे, लिखता, लिखती, लिखते। क्योंकि ये जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है वो मोस्टली प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज होती है, तो इसलिए इसको हम क्या याद कर लें? लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। तो जब भी आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे हैं तो उसका अर्थ है इस तरीके से, लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। या कोई और वर्ब आप उठा के देख लें, आपने यहाँ पे लिखा रीड, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। और जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएं तो आप एक देखते हैं कि वर्ब में एक वचन कर्ता होने के कारण एस या एस भी लगता, तो उसका भी अंतर समझ लें। तो राइट को जब आपने राइट्स किया, अब लिखता है और क्या? लिखती है, ये हो गया। लेकिन अगर आपने सिर्फ इतना ही रहने दिया जो पहले लिखा हुआ था राइट, तो अब इसका अर्थ है लिखते हैं। यदि आप इस तरह से याद रखें कि फर्स्ट फॉर्म अगर लिखी हुई है तो उसका अर्थ अगर बिना एस के लिखा हुआ है तो लिखते हैं प्लूरल में, ता है, ती है, ते हैं को ध्यान में रखते हुए प्लूरल में। और अगर एस एस के साथ लिखा है तो लिखता है, लिखती है, सिंगुलर में। अब आप बताएं कि इतनी बात समझ जाने के बाद आपसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंसेस कैसे नहीं बनेंगे? फटाफट बनेंगे। अब आपने डेली रूटीन बोला था, आपने पिछला टॉपिक, तो टॉपिक में आपने बोला मैं सुबह 5 बजे जल्दी उठता हूं, तो ऊपर वाले में से थे आप, लेकिन आई के साथ प्लूरल कंसीडर किया जाता है, तो इसलिए आपने वहां पे क्या लिखा था या क्या बोला था? आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5। आई गेट अप या फिर आई वेक अप, फर्स्ट फॉर्म लगाई थी। तो फर्स्ट फॉर्म का अर्थ आप हमेशा कैसे निकालेंगे? अगर ऐसे यस के साथ है तो उसे सिंगुलर में, और कोई भी वर्ब हो, रूल यही लगेगा। आप कोई दूसरी उठा लो, सपोज आपने दौड़ना उठा ली रन, तो रन मीन्स क्या हुआ? रन। तो रन मीन्स हुआ दौड़ता है, सॉरी दौड़ते हैं, और रन्स मीन्स क्या हो जाएगा? सिंगुलर। जिसमें एस नहीं लगा उसे प्लूरल, और जिसमें एस लगा वो सिंगुलर। तो ये हो जाएगा दौड़ते हैं, और नीचे वाला हो जाएगा दौड़ती है और दौड़ता है। कोई टेंस याद करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मीनिंग याद करने की जरूरत। और मीनिंग याद है तुमको सबको, आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये सारी याद हैं, बस आपको चीज को समझना है। तो चीज आप समझ गए कि आप जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करने पर आपका वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस बनता है, जिसका जो हिंदी अर्थ है वो ता है, ती है, ते हैं के साथ निकलता है। तो टेंस के रूल नियम याद करने की जरूरत ही क्या है? कोई जरूरत ही नहीं। मैं सुबह जल्दी 5 बजे उठता हूं,
आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एट 5, मैं नहा धोकर तैयार होता हूं। आई गेट फ्रेश, आई बिकम रेडी। देखो, क्योंकि आई के साथ जो प्लूरल फॉर्म है वो लगाई जाती है, इसलिए एस यस नहीं लग रहा। मां मुझे नाश्ता देती है, अब आ गया सिंगुलर, देती है, तो हमें कोई मतलब नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से। सिर्फ और सिर्फ हमें इतना याद रखना है कि हिंदी में ता है, ती है, ते है के सेंस से आ रहा है, फर्स्ट फॉर्म यूज करो। और अंग्रेजी में फर्स्ट फॉर्म दी हो तो उसका हिंदी अर्थ ता है, ती है, ते है से के मुताबिक निकालो। एस या ईएस लगा हो तो सिंगुलर के मुताबिक, जैसे कि ये यहां पर लिखता है, लिखती है, और अगर एस ईएस नहीं लगा तो प्लूरल के मुताबिक, जैसे यहां पर लिखते हैं या यहां पर रंग का दौड़ते हैं। बस कभी हमें याद ही नहीं करनी पड़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के नियम। और यदि उसके नेगेटिव आ जाएं, इंटेरोगेटिव आ जाएं, तो आपको मालूम है कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में उसकी अपनी एक हेल्पिंग वर्ब लगती है, और वो आपको पहले ही से पता है, वो होती है डू डस। तो डू और डस को 20 साथ में यूज कर लें, कैसे यूज करना है आपको पता है, लेकिन मुख्य चीज आप यहां पर समझें और आपका फॉर्मेशन स्टार्ट। तो अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के कोई भी सेंटेंसेज होंगे, चाहे इंग्लिश से हिंदी में समझने की बारी हो या फिर हिंदी से अंग्रेजी को समझने की बारी हो, आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप इस फॉर्मेशन को समझ लें। और यही अकेली वर्ब नहीं, चाहे दुनिया की कोई भी वर्ब क्यों ना हो, कोई भी वर्ब क्यों ना हो। अब आप कोई और ले लो, इसकी जगह पर हटाकर आपने सपोज ले ली कोई और, इसमें सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी कि आप जो है बिना ग्रामर के रूल के सब मेंटेन कर लेंगे। जैसे आपने ले ली कम, और उसी को हमने सिंगुलर में लिखी तो कम्स, तो कम आते हैं, आते हैं, अपने आप बना लेंगे सेंटेंस। और कम्स आता है या फिर आती है, कोई और वर्ब ले लिया आपने, आपने ले ली प्ले, और उसी को सिंगुलर जब बनाएंगे तो प्लेज, तो इस प्ले का क्या होगा? खेलते हैं, और प्लेज का खेलता है, खेलती है। अब बताओ, तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल रेगुलेशंस, उनके टेंसेस को पढ़ना और उन सारी चीज़ों की आवश्यकता क्या है? आप डायरेक्टली बना सकते हैं। आप जब भी वर्तमान की बात कर रहे हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रहे हो जिसमें ता है, ती है, ते है आ रहा हो, तो आप फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके अपनी बात को पूरा कर लें। बस हाँ, अगर ऐसे सेंटेंस में अगर नेगेटिव आ जाए तो आराम से डू नॉट और डज नॉट का यूज़ कर लें, आपको पता है, उसमें हमें जाने की आवश्यकता नहीं। इंट्रोगेटिव हो तो डू और डज जो हेल्पिंग वर्ब वो आगे यूज़ कर लें, बस बात खत्म। चलिए, तो आप आई थिंक आप ये बात समझ गए। ओके, अब हम चलते हैं सेकेंड फॉर्म पर। अब ये जो सेकेंड फॉर्म है, इससे पहले हम मिटा दें, ये इस फर्स्ट फॉर्म से भी आसान है। सेकेंड फॉर्म का जो अर्थ है हमेशा या तो उसमें लास्ट में आ लगा दें, आ ई ए, या फिर ता था, ती थी, ते थे कर दें। जैसे इधर ता है, ती है, ते हैं है, उधर क्या था, इधर है तो उधर, देखो सोचने वाली बात है भाई, सीधी सी बात है, इसमें है था भी प्रेजेंट में, इसका मतलब ये प्रेजेंट का था। और हमेशा जो सेकेंड फॉर्म होती है वो इसकी पास्ट होती है। फर्स्ट फॉर्म की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो फर्स्ट फॉर्म की पास्ट फॉर्म होती है। पास्ट मतलब ये मौजूदा समय की बात इसमें की जाएगी, और उसमें गुजरे हुए वक्त की जाएगी, गुजरे हुए समय की यानी कि भूतकाल की बात की जाएगी। तो सीधी सी बात है, इसके आप ये सेकेंड फॉर्म है, राइट की रोट, ये ना याद करके अगर आप ये याद रखें क्या कि जो सेकेंड फॉर्म होती है, जितनी भी दुनिया की सेकेंड फॉर्म है, उनका हिंदी अर्थ कैसे निकालेंगे आप? आ ई ए के साथ। तो आप जानते हैं, तो आप इसका क्या हो जाएगा? सिंपली आ ई ए के साथ लिखा, रोट मीन्स लिखा, लिखी, लिखे, एक ही काफी है।
तो रोट लिखा, लिखी, लिखे, या फिर लिखता था। भाई यहां पे क्या था? लिखता है, लिखती है, लिखते हैं, था। उसी को हम जब पास्ट में ले गए तो है की जगह पे था, क्योंकि हमेशा ये क्या होती है? प्रेजेंट या पास्ट। इसमें है होगा, इसमें था, थी, थे होगा, या फिर अगर नहीं होगा तो इस रूप में होगा। तो पास्ट इंडेफिनिट की जो पहचान होती है वो हमेशा दो कैटेगरी की होती है। ये हमेशा याद रखना। किसी अगर यूज से भी ये रिलेटेड होगा तब भी उसमें दो पहचानें होंगी। जैसे सकता था, सकती थी, सकते थे, सका, सकी, सके। जहां भी पास्ट से ताल्लुक होगा वहां पे दो कंसेप्ट आएंगे पहचान के तौर पर। तो कभी भी आपको इंग्लिश से हिंदी बनानी है तो आपको ये नहीं सोचने की जरूरत है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको सीधा सीधा ये सोचना है कि सेकेंड फॉर्म का अर्थ या तो हम आ ई ए के साथ निकालेंगे या फिर ता था, ती थी, ते थे के साथ में निकालें। तो हमारे सामने मान लो कोई सेंटेंस लिखा मिला, ही प्लेड वेल। कौन सा टेंस है? हमें कोई लेना देना नहीं। सीधा हमने क्या किया? हमने इस बात को ध्यान दिया कि इसमें सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म यानी कि प्लेड, तो खेलना से हम क्या बना लेंगे? खेला। या फिर हम क्या सोचेंगे? खेलता था। इन्हीं दोनों में से एक अर्थ होगा। तो इसका सिंपली अर्थ ही प्लेड वेल, वह अच्छा खेला, या फिर वह अच्छा खेलता था। ये दो अर्थ निकलेंगे। अब अगर आप ये सोचते हैं कि हम कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में से कौन सा अर्थ निकालें, तो आप अपने आप ऑटोमेटिक डिसाइड करेंगे, क्योंकि जब आप इसका यूज कर रहे होंगे तो आपके सामने सिचुएशन होगी। सिचुएशन मतलब आप जिससे बात कर रहे होंगे उस सिचुएशन से खुद ही पता चल जाएगा कि आप ऊपर वाले शब्दों को मान रहे हैं या नीचे वाले को, ऊपर वाले शब्द यूज कर रहे हैं या नीचे वाले। और साथ ही साथ अगर आप कहें कि नहीं चलो हम बात कर रहे हैं, तब हम समझ जाएंगे लिखने में। तो जब लिखेंगे तो पूरी कहानी लिखी होती है, आगे पीछे और भी मैटर लिखा होता है, तो उस मैटर से भी पता चल जाता है कि आप किस सेंस में बात को कहना चाहते हैं। इस आ ई ए खेला, वह अच्छा खेला, इस सेंस में, या वह अच्छा खेली, वे अच्छा खेले। अच्छा, दूसरी बात, फर्स्ट फॉर्म जब आती है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन और बहुवचन का कंसेप्ट होता है। पास्ट इंडेफिनिट में जिसमें सेकंड फॉर्म लगती है उसमें तो एक वचन बहुवचन का कंसेप्ट ही नहीं होता, दोनों के लिए सेम। वो क्या? सिर्फ और सिर्फ सेकंड फॉर्म। हिंदी में आप कर लेंगे अपना कि एक वचन है तो एक वचन के मुताबिक लिखता था, लिखती थी, बहुवचन है तो लिखते थे। हिंदी में वो आपको अपना सेंस अपने आप लगाना होगा। तो आपने देखा, आपने इसका अर्थ निकाल लिया। तो दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, आप सिर्फ वर्ब को समझकर उसका अर्थ निकाल लेंगे। और अर्थ भी कैसे निकालें? अब सेंटेंस लिख ही दिया तो हम आपको समझाएं। चाहे इंग्लिश से हिंदी या हिंदी से अंग्रेजी के सेंटेंस का अर्थ आपको निकालना है या फिर ट्रांसलेशन करनी है, एक ही बात होती है। अर्थ निकालेंगे तब भी ट्रांसलेशन हो जाएगी, ट्रांसलेशन करेंगे तब भी अर्थ निकल आएगा, एक ही काम है। तो आप क्या करेंगे? तो आप ये करेंगे कि मान लो ये अंग्रेजी का सेंटेंस है, इसका हिंदी अर्थ निकालना है, तो पहले उसके सब्जेक्ट की हिंदी निकाल लो या लिख लो और चले जाओ पीछे। फिर पीछे से उल्टे चलो, वेल अच्छा, फिर प्लेड खेला, और बड़े से बड़ा सेंटेंस हो ऐसे ही जो है आपका ट्रांसलेट हो जाएगा। और यही काम जब हिंदी से अंग्रेजी आप सेंटेंस बना रहे होते तब भी यही काम करना होता। चलिए ऊपर से ना देख कर नीचे से देखें। अब हम इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने जा रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लिख ली आपने, और लिख लेने के बाद पीछे चले गए। अब पीछे चले जाने के बाद खेला, फिर उसके बाद क्या? अच्छा, पीछे चला गया। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, सब्जेक्ट की ट्रांसलेशन करने के बाद कहाँ चले जाएं? पीछे। साइक्रिया लगेगी तो साइक्रिया से चलते चले आए पीछे, और अगर साइक्रिया नहीं लगेगी तो मुख्य क्रिया से पीछे उल्टे चलते चले आए वापस सब्जेक्ट तक, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। तो आपको ये वाला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो अभी हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट को उतारकर पीछे से उल्टे चल दो। ये सब आपको बिना ग्रामर और उसके रूल पढ़े हुए और अटेंडम
अपने माइंड को चलाकर सेंटेंस को ट्रांसलेट करने का ये मेथड तरीका है ट्रिकी। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं और साथ ही साथ आप ये समझ लेते हैं कि इन वर्ब्स का अर्थ क्या होता है तो आपको एकदम आसान। तो अब कोई भी वर्ब क्यों ना हो आप उसका सेंटेंस बना लेंगे। अब जैसे कि आपका अगला टॉपिक है माय फेवरेट जर्नी। अब माय फेवरेट जर्नी पे आपको बोलना है कि मैं 2010 में दिल्ली गया। तो कितना सिंपल, दिल्ली गया, आई वेंट टू, गो की सेकेंड फॉर्म, यानी कि सेकेंड फॉर्म लगानी है। आई वेंट टू न्यू दिल्ली इन 2010, मैं वहां पूरे शहर में घूमा। आई विजिटेड देयर ऑल अराउंड द सिटी, सब सेकेंड फॉर्म लगती चली जाएगी। तो कोई भी सेंटेंस हो आपको ये सोचने की जरूरत ही नहीं ये टेंस पास्ट इंडेफिनिट है या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। आपको सिर्फ ये सोचना है कि हमें सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो उसका अर्थ इस तरह से होगा, भाई मुझे मिला था, मिला तो ही मेट मी। वह वहां रोता था तो नीचे वाला आ गया। तो टेंस मत सोचो, बस ये रोता था, ता था, रोता था तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे, ता था जिसमें आएगा सेकंड फॉर्म लगाएंगे हम। तो क्या हो जाएगा, ही स्लेप्ट देयर, सिंपल बस। तो हमेशा सेकंड फॉर्म हमें लगानी है इस फॉर्मेट में। आई होप सो कि ये चीज समझ में आ गई होगी कि जब भी कहीं पर हिंदी का सेंटेंस होगा और इस प्रकार के शब्द लास्ट में दिए होंगे तो आप सेकंड फॉर्म से बनाएं। अगर आप इसमें भी सवाल करेंगे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में तो आपको मालूम है कि जहां सेकंड फॉर्म हो और वहां पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनानी हो तो सेकंड फॉर्म ही लगी रहेगी। तो इसीलिए देखो जो आप डिड लगाते हो, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए डिड लगती है। और डिड क्यों लगती, क्योंकि डिड भी सेकंड फॉर्म ही है, क्योंकि सेकंड ही लगनी है। और डिड किसकी सेकंड फॉर्म है, डू की। क्यों, क्योंकि जो आपने इधर वाले में डू डज लगाया था इसी की सहायक क्रिया। चूंकि हमेशा जो सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट होती है और पास्ट का टेंस हमेशा सेकंड फॉर्म जरूर लेता, कुछ भी हो जाए सेकंड फॉर्म जरूर आएगा। तो उसमें डू जो है वो सेकंड फॉर्म डिड बनकर आ गया तो उसके साथ डिड नॉट कर लो, या इंट्रोगेटिव की जरूरत पड़े उसे डिड आगे कर लो। लेकिन फिर साथ में आप एक फार्मूला याद रखें, क्योंकि आपने इस सेंस को क्रिएट करने के लिए आपने सेकंड फॉर्म लगा दी है डिड के रूप में, तो अब जो अगली फॉर्म लगेगी जो आपके सामने आई वो फर्स्ट लगेगी, क्योंकि एक सेंटेंस में सेकंड फॉर्म सिर्फ एक ही बार लग सकती है, सेकंड फॉर्म दो नहीं लग सकती। तो अगर आपने डिड लगा लिया है तो अब डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, क्योंकि एक ही सेकंड फॉर्म लगा। बस ये फार्मूला अपने दिमाग में डाल ले, हम सिर्फ एक बार सेकंड फॉर्म लगाएंगे किसी सेंटेंस में जो सेंटेंस पास्ट का होगा। अगर डिड लगाने की जरूरत पड़ गई तो फिर हम अगली जो लगाएंगे वो फर्स्ट फॉर्म होगी, नहीं तो उसी को हम सेकंड फॉर्म जो यहां पर किया था अभी। बात समझ गए। अब चलते हैं हम थर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले हम बता दें कि थर्ड फॉर्म यूज की जाती है हमेशा परफेक्ट के टेंसेज में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और इसके अलावा ये पास्ट पार्टिसिपल भी होता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो भी हम अभी समझा देंगे। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में अगर आप चाहें तो इस थर्ड फॉर्म का यूज ना करें और हमेशा इस सेकेंड फॉर्म के यूज से, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट के टेंस के, आप सारी बात कर सकते हैं, सारी बात अपनी क्लियर कर सकते हैं। अब सोचिए, मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया, दोनों में बात तो एक ही कह रहे हैं। मैंने खाना खाया था, मैंने खाना खाया, दोनों में बात एक ही की है। वो क्या कि खाना था, वो तुमने खा लिया, खत्म हो गया है, काम एक ही। बस एक फर्क है, लेकिन दोनों के बीच में एक फर्क है, और वो क्या है, समय का। खाया था काफी पहले की बात है, खाया उससे बाद की बात है, लेकिन हाँ हो दोनों में ही कार्य समाप्त चुका है। इसलिए स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही कम सिचुएशन में, यानी कि सिर्फ 1% कभी
पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेते हैं, वरना पास्ट परफेक्ट का यूज करते ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ इसी से काम चला लेते हैं। जैसे कि अभी आप जब टॉपिक बोलेंगे माय फेवरेट जर्नी, तो अगर मान लो 10 साल पहले गए तो आप चाहें तो इसमें बोल सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने सेंटेंस बोला था, आई हैड गॉन टू न्यू दिल्ली इन 2010, मैं 2010 में दिल्ली गया था, लेकिन इसकी जगह पर मैंने क्या बोला था, आई वेंट टू न्यू दिल्ली इन 2010। बात क्लियर हो गई थी। और जो समय की जो दोनों के बीच में अंतर होता है वो इतना बड़ा अंतर नहीं होता जिससे किसी का कहने का जो आशय है, मतलब है, वो गलत हो जाए। तो इसलिए स्पोकन में इस पास्ट परफेक्ट के सेंटेंस को ना यूज करके इसी को यूज करते रहते हैं, लेकिन तब हमें ज़रूरत पड़ जाती है जब दो बातें आएँ और उनमें से एक बात पुरानी हो और एक बात उससे कम पुरानी हो, तब क्लियरिटी के लिए जो ज़्यादा पुरानी बात है तो हम उसे इसमें रख देते हैं और जो उससे कम पुरानी बात है तो इसे इसमें रख देते हैं। जनरली आप ये समझें, हम इसका यूज़ 99% करेंगे ही नहीं, इसका 99% करेंगे, इसका 1% यूज़ करेंगे, लेकिन फिर भी सीखना जरूरी है। तो जब थर्ड फॉर्म होती है इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है क्या कि हमेशा चुका चुकी चुके के सेंस से निकालो। जब चुका चुकी चुके के सेंस से निकालोगे तो उसके यथार्थ पर भी आ जाओगे। क्या यहाँ पे था लिखा या लिखता था, तो यहाँ पर क्या मानेंगे आप, लिख चुका। क्या हुआ, लिख चुका, लिख चुकी, लिख चुके। अभी हमने यहाँ पर नहीं लिखा, ना ही लिखा था, ना ही लिखा है और ना ही लिखा होगा। पता है क्यों? क्योंकि रिटिन का अर्थ सिर्फ हुआ लिख चुका, लिख चुकी, लिख चुके। अगर रीड की थर्ड फॉर्म है रेड, पढ़ चुका, पढ़ चुकी, पढ़ चुके। प्लेड थर्ड फॉर्म है खेल चुका, खेल चुकी, खेल चुके। बात समझ रहे नहीं? लेकिन अभी इसमें पीछे साइक्रिया हिंदी वाली है, था, थी, थे नहीं आया। क्यों? क्योंकि अभी जो है और था, थी, थे का इसमें अंतर तब होगा जब आप इसके साथ साइक्रिया लगाएं। यानी कि अगर आपने इस रिटिन के साथ हैज या हैव का यूज कर लिया तो अब क्या यहां पर हो जाएगा, लिख चुका है, लिख चुकी है, लिख चुके हैं। अगर आपने इसकी जगह पर हैड का यूज कर लिया, लिख चुका था, लिख चुकी थी, लिख चुके थे। अगर आपने विल हैव का यूज कर लिया तो हो जाएगा फ्यूचर में, या शैल हैव, लिख चुका होगा, लिख चुकी होगी, लिख चुके होंगे। तो इसलिए सिर्फ इतना अर्थ होता है इसका। अब आपको महत्वपूर्ण बात और बता दें, ये रहा आपका प्लेड। आप देखेंगे प्ले, प्लेड, प्लेड, सेकेंड, थर्ड 80% वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनकी सेकेंड और थर्ड सेम होती है, और आप सोचने पे मजबूर हो जाते कि हम पहचाने कैसे ये सेकेंड है या थर्ड है। बिल्कुल सिंपल, और सिंपल ये कि जब भी थर्ड फॉर्म होगी, इस थर्ड फॉर्म में प्लस हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी। बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म आती नहीं, बिना हेल्पिंग वर्ब के थर्ड फॉर्म आती नहीं। तो थर्ड फॉर्म होगी तो हेल्पिंग वर्ब जरूर होगी, और हेल्पिंग वर्ब हैव या हैव का कोई रूप होगी। हैव, हैज, हैड, विल हैव, शैल हैव, इनमें से कोई एक होगी। तो सिंपल, अगर प्लेड लिखा, आप ये कह रहे कि सर हम कैसे पहचाने ये प्लेड सेकेंड है थर्ड है? अरे क्या यहाँ पर कोई साइक्रिया लिखी? सेकेंड है। कहीं पे कोई भी थर्ड फॉर्म लिखी और आपको पहचाने ये थर्ड है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब लिखी होगी। तो ये है इसका कंसेप्ट कि हिंदी अर्थ निकालेंगे, चुका है, चुका, चुकी, चुके, साइक्रिया के मुताबिक है, था, थी, थे लगा लेंगे। और हमेशा ये थर्ड वाला, थर्ड फॉर्म का जो अर्थ होगा वो हमेशा आप इससे पूरा कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और साथ ही साथ आप ये याद रखें कि कभी भी थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती, यही दोनों में अंतर है। अब चलते हैं आगे आईएनजी फॉर्म पे। बड़ा खेल और लंबा चौड़ा और थोड़ा सा कन्फ्यूजनल खेल है, और इस लंबे चौड़े बड़े से कन्फ्यूजनल खेल में अपनी आंखें और कान अच्छी तरीके से खोल लें और दांत बंद कर लें। अब बात करते हैं फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म, जो पार्टिसिपल का रूप भी लेता है और जीरंड का रूप भी लेता है। लेकिन सबसे पहले हम चर्चा करते हैं जहाँ से आप जानते हैं जो चीज़ आपके नज़र में है, और वो क्या
कि जब भी राइटिंग यानी कि आईएनजी फॉर्म में होगा, राइटिंग, रीडिंग, प्लेइंग, कमिंग, गोइंग, तो आप जानते हैं उसका अर्थ रहा रही रहे से हम उसका अर्थ बनाते हैं, निकालते हैं। तो लिख रहा, तो आप उसका अर्थ निकालेंगे इस तरह से, लिख रहा, लिख रही, लिख रहे, यही निकालेंगे। लेकिन इतना जानना सफिशिएंट नहीं है। अगर आप सिर्फ इतना ही जानते हैं कि जब भी आईएनजी फॉर्म आए और उसका अर्थ जो है लिख रहा, लिख रही, लिख रहे, रीडिंग पढ़ रहा, पढ़ रही, पढ़ रहे, कमिंग आ रहा, आ रही, आ रहे, गोइंग जा रहा, जा रही, जा रहे, जंपिंग कूद रहा, कूद रही, कूद रहे, अगर इतना ही जानते हैं तो इनसफिशिएंट है, तो ये पर्याप्त नहीं है। अब आप जाने कि इसी आईएनजी फॉर्म का अर्थ कुछ इस प्रकार से भी हो जाता कि आईएनजी लगी तो इसका अर्थ हो जाएगा लिख कर, या फिर लिखने के बाद। ये दोनों चीजें एक ही हैं, दो शब्दों में कही गई हैं सिर्फ। कैसे, जरा इनको अब एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए जस्ट लेट मी रब द थिंग्स। आपने सेंटेंस में कई बार देखा होगा इस तरह से दिया होता है, वह मुझे देखकर वहां से चला गया। तो आपने देखा इसमें आया मुझे देखकर, ये कर, तो वैसे यहां पर लिख कर, इस लिख कर को लिखने के बाद भी कह सकते थे, इसी प्रकार से मुझे देखने के बाद भी कह सकते थे। यानी कि ये सेंटेंस ये भी हो जाएगा वह मुझे देखने के बाद वहां से चला गया। अब देखो आपके सामने ये जो स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें लिखी हैं, इसी के आधार पर पूरा सेंटेंस बना देंगे। जितनी चीज़ें अभी बताई थी उतनी ही चीज़ों से, और ये जो चीज़ें आज हम आपको बता रहे हैं, इतने ही सारी चीज़ों से आपको बस मीनिंग आनी चाहिए। और मीनिंग को याद कराने का जिम्मा मेरा नहीं है। हम अगर वर्ड मीनिंग आपको यहाँ बताएंगे भी क्लास में, तो सिर्फ वो वर्ड मीनिंग बताएंगे जो कॉमन नहीं और आपको नहीं आती हैं, जैसे कि फ्रेजेज हैं, इडियम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, और कुछ स्पेशल कैटेगरी की वर्ड मीनिंग्स हैं जो ऑर्डिनरी नहीं है। बाद बाकी सारी वर्ड मीनिंग याद करना, लर्न करना आपकी जिम्मेदारी है, और मैं ना ही करवाता हूँ ना ही करवाऊँगा, क्योंकि सब कुछ अगर मेरे ही जिम्मे रहेगा तो आप कभी नहीं, क्योंकि आप अपने प्रयास नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होना। तो आप देखेंगे सिर्फ वर्ड मीनिंग का खेल चलेगा। हमें नहीं मालूम कौन सा टेंस है, कौन सा सेंटेंस है, हमें ना जानना है, सिर्फ वर्ड मीनिंग के खेल से। और ये जो नियम बताए हैं इनके आधार पर हम इस सेंटेंस को बनाएंगे, और दुनिया का कोई भी सेंटेंस होगा हम इसी से बना लेंगे। चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले आपने देखा कि हमने यहाँ पर बताया कि इसका अर्थ इसे इस तरह से कर और बाद के साथ। तो मुझे देख कर या मुझे देखने के बाद, जब भी ऐसा आए, इसकी ये खासियत होती है, ये ऐसे कर वाले या ये ऐसे बाद वाले जिसमें शब्द जुड़कर आए, इसको अंग्रेजी में जब लिखना होता है सबसे आगे लिखना होता है। बस इतनी सी बात याद रखना। तो मुझे देख कर, तो क्या हो जाएगा, सीइंग मी, ये शर्त है इसकी, सबसे आगे लिखना है। कहीं पर आया खाना खाकर, तो जो सबसे सेंटेंस में कहीं पर भी सबसे आगे आपको लिखना पड़ेगा। ईटिंग द फूड, टेकिंग द लंच, टेकिंग द डिनर। कहीं पर आया मुझसे मिलने के बाद वह रो पड़ा, तो सेंटेंस में मुझसे मिलने के बाद कहीं पर भी हो, वह रो पड़ा मुझसे मिलने के बाद, वह मुझसे मिलने के बाद रो पड़ा, आगे पीछे दाएं बाएं कहीं पर भी हुआ, लेकिन आपको अंग्रेजी में आगे ही लिखना है। और क्या लिखेंगे आप, इस तरह से, सीइंग मी। और फिर जो सेंटेंस का बनाने का स्ट्रक्चर अभी हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें और चले जाएं पीछे। हमें टेंस से लेने ही देना नहीं, चले गए पीछे तो देखें, चला गया, आ ई ए, सेकंड फॉर्म, कौन सा टेंस, हमें लेना देना नहीं, हमें कोई लेने देना नहीं सेंटेंस और टेंस से, ना हिंदी से अंग्रेजी बनाने में, ना ही अंग्रेजी से हिंदी बनाने में। हमें सिर्फ ये जो फार्मूला, जो ट्रिक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसकी ज़रूरत है। तो चला गया, तो सीधी सी बात है, वेंट सेकंड फॉर्म गो की, ही वेंट,
फिर देखो से, फ्रॉम, उल्टा चल रहे हैं, यही कहा तुमने उल्टा चलने को, और फिर वहां, देयर, ये लो सेंटेंस बन गया। तो हमेशा यही, हिंदी से अंग्रेजी में भी आपको यही करना है, अंग्रेजी से हिंदी में भी यही करना है। तो आपने देखा मुझे देखकर ये वाला भी रूल यूज कर लिया, और एक अगला प्रकार का जो सेंटेंस आया वो भी, और हम इसी से चल रहे हैं कि बाहर से चले, कोई अगला आप सेंटेंस लिख कर देख लें तो आप देखेंगे कि उसको भी आप इसी तरीके से आप ट्रांसलेट कर लेंगे, इंग्लिश से हिंदी हो चाहे हिंदी से इंग्लिश हो। चलिए देखते हैं हम। बे नहाने के बाद सो जाते हैं। चलो आप देख लो। तो सबसे पहले हमने देखा नहाने के बाद, है ना। अब यहां पर एक पॉइंट हम आपको और बता दें, जब इसके साथ कोई नाउन, कोई शब्द ना आए, सिर्फ और सिर्फ वर्ब ही आए, तो आप आफ्टर लगा लेना, जबकि ये कोई जरूरी नहीं है। सेंटेंस अट्रैक्टिव रहे, बोलने में कंफर्टेबल है, इसलिए ऐसा किया है। आफ्टर बाथिंग, तो नहाकर होता या नहाने के बाद है तो क्या बाथिंग, लेकिन अट्रैक्टिव बनाने के साथ के लिए हमने आफ्टर लगा लिया, जबकि हम ना लगाते तब भी कुछ नहीं था, बाथिंग काफ़ी था। लेकिन तुम सोचो, अभी हम लिख कर देखते हैं, आप देखेंगे सिर्फ बाथिंग कहने में अच्छा ही नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ चाहिए, कभी कभी कुछ चाहिए। जैसे कि हमने पैंट पहन ली, शर्ट पहन ली और इन कर ली, लेकिन बेल्ट नहीं बांधी, तो क्या पैंट सरक जाएगी? क्या आप कपड़े नहीं पहने, लेकिन बिना बेल्ट के मज़ा नहीं आया? तो गधे पहनते हैं ढीली, समझदार लोग थोड़ी ना पहनते। समझदार लोग हमेशा अपनी फिटिंग के कपड़े सिलवाते हैं और ख़रीदते हैं, और नासमझ होते हैं वो क्या, अभी लड़का मोटा होगा, अभी लड़का बड़ा होगा, तो एडवांस में पहले ही लंबे मोटे खरीदते हैं, फिर लुप्पी डालनी पड़ती हैं। तो ये नासमझों का खेल है। और आप लोग पढ़ लिख रहे हो, आप लोग नासमझ तो नहीं हो, आप अनएजुकेटेड तो नहीं हो, तो हम आपके मुताबिक और हमारे मुताबिक चल रहे हैं, ना कि उन अनएजुकेटेड लोगों के मुताबिक, ठीक है। तो आप देखेंगे फिर वही नियम, वे सो जाते हैं, तो मैंने बताया कि सब्जेक्ट को लिखें, लिख दिया, और हमेशा क्या कहा, पीछे चले जाएं, पीछे चले गए। जाते हैं पूरा है, सो जाते हैं, जाते अलग नहीं है, सो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, स्लीप। लो बन गया। अच्छा अब सोच के देख लो, अगर आप आफ्टर ना बोलें, बाथिंग द स्लीप, तो थोड़ा सा मतलब अनईजी लग रहा, ऐसा लग रहा जैसे कि बोलने में अच्छा नहीं लगा। अब आफ्टर बाथिंग द स्लीप अच्छा लगा, तो सिर्फ ये अच्छा लगाने के लिए है, जबकि इसके लगने से भी कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता और हट जाने से भी कोई अर्थ में परिवर्तन नहीं होता। बट इसके लगने से एक स्पेशलिटी आ जाती, वो ये कि अगर आफ्टर आपने लगा रखा है तो अब ये कंपलसरी नहीं है आपको आगे ही रखना है, आप पीछे भी रख सकते हो। अगर आफ्टर लगा लिया तो पीछे भी रखा जा सकता है, और बिना आफ्टर के पीछे नहीं रख सकते आप। अगर आपने पीछे रखा तो अर्थ कुछ और हो जाएगा। तो ये रहा, आप देख रहे हैं कि इसी फॉर्मूले से आप देख रहे हैं सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट हो रहे। अगर इंग्लिश से हिंदी होते तो भी ऐसे ही होते। चाहे तो आप इस पर फोकस करके देख सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, आफ्टर बाथिंग, नहाकर या नहाने के बाद, इतना अर्थ निकाल लिया। दे स्लीप, वे सोते हैं या सो जाते हैं, एक ही बात, लो हो गया। अब अपने शब्दों में क्रम बना लो, वे नहाकर सो जाते हैं, वे नहाने के बाद सो जाते हैं। तो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करनी हो या इंग्लिश से हिंदी, फार्मूला आपका यही काम आएगा। अब चलते हैं, अब इसका अगला खेल देखते हैं। यही आईएनजी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और भी रोल अदा करते हैं, और वो क्या है देखें आप। तब उसमें ता हुआ जुड़ जाता है, तो लिखता हुआ, लिखता हुआ, लिखती हुई, लिखते हुए, तो उसमें क्या जुड़ जाएगा, ता हुआ, ती हुई, ते हुए। अब कैसे, कैसे, वो ऐसे, इसे भी सेंटेंस एग्जाम्पल से समझना पड़ेगा। सेंटेंस लिखा, वह मुझे
पढ़ाते हुए देखती है, वह मुझे पढ़ाते हुए देखती है। तो अब देखो इसमें वही कंसेप्ट है, क्या है? पढ़ाते हुए, हमने वर्ब बदल दी, इसके जगह दूसरी वर्ब रखी, वो तो रख ही रहे हैं आप, ये जाने तो हर वर्ब पे अप्लाई, ये जो टर्म बता रहे हैं वो हर एक वर्ब पे अप्लाई होगा, हर एक वर्ड के लिए जो भी इसमें है। तो वह मुझे पढ़ाते हुए देखती है, तो आप इसमें क्या करेंगे? अब इसमें आपको ये करना है कि इतने को जितने को अंडरलाइन किया आप सेंटेंस के पीछे लिखेंगे। अभी इससे पहले इसमें क्या लिखा था? आगे लिखा था, अब इसमें पीछे लिखेंगे, और पीछे लिखेंगे इसलिए सेंटेंस पहले जितना है वो बना लें। वह मुझे देखती है, तो नियम के अनुसार शी, सब्जेक्ट लिखा, चले गए पीछे, देखती है, लुक्स, सीज नहीं। हाँ, यहां पर अगर वो आपको प्रेम करती है और वो आपको प्रेम से देखती है रोज, छत में आकर, कहीं खिड़की से झांक कर, तो आप क्या लगाएंगे? गेज, क्योंकि प्रेम से देखना क्या होता है? गेज। तो हो जाएगा शी गेज, चूंकि सिंगुलर है तो एस भी लगाना पड़े, शी गेजेज, और मी, मुझे, शी गेजेज मी, और इसके साथ एट लगा लें तो और अच्छी बात है, क्योंकि ग्रामेटिकली एट लगाना और अच्छी चीज है। शी गेजेज एट मी, क्योंकि लुक, गेज, स्टेयर, इनके साथ एट लगता है, प्रीपोजिशन कंपलसरी। शी गेजेज एट मी, और प्रीपोजिशन के लिए इसमें स्ट्रक्चर में कोई हम नियम नहीं बताएं, क्योंकि प्रीपोजिशन एक अलग कंडीशन की चीज है। कभी दिखती है, लगती नहीं, कभी लगती है तो दिखती नहीं, और कभी दिखती भी है, लगती भी है, क्योंकि प्रीपोजिशन एक ऐसा योद्धा जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। तो ये लगा लिया। अब देखो ये क्या बचा? पढ़ाते हुए, तो आप क्या कर लें? उसको लिख दें पीछे, टीचिंग, पीछे लिख दें। तो आपको जिसमें ता हुआ, ती हुई, ते हुए दिया हो उसको पीछे लिखना है। तो अब क्या हो गया? शी गेजेस एट मी टीचिंग। अब यहां पर एक सेंस और क्रिएट हो गया, वो ये कि यदि ये जो आपने लिखा है, अगर इस कार्य को करने वाला सब्जेक्ट है तो रूल अलग है, और इस कार्य को करने वाला ऑब्जेक्ट है तो रूल अलग है। क्या अलग है? अब सोचो, ये टीचिंग कौन कर रहा? टीचिंग ये कर रहा, क्या ये कर रहा? मुझे कर रहा। तो यदि सब्जेक्ट टीचिंग कर रहा हो तो वाइल के साथ लिखना है, वाइल के साथ, और अगर ऑब्जेक्ट वो काम कर रहा है तो ऐसे ही लिखना है। अगर इस एग्जाम्पल से नहीं समझ आई तो हम तुमको दूसरा एग्जाम्पल लिखाएं जिसमें एकदम स्पष्ट, एकदम क्लियर आपके सामने होगा। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सुना होगा, लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया। वो यही आईएनजी लगनी है लेकिन वाइल के साथ, लेकिन वो ना लिखकर हम दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे, जैसे कि नहीं भाई नहीं लिखेंगे, वो चकल्लसी चीजें नहीं करेंगे हम। चलिए देखते हैं। हमने लिखा, मैंने एक लड़के को खेलते देखा। तो अब यहां पर आप देखें, खेलते या खेलते हुए एक ही बात है, ठीक है। तो खेलते देखा, खेलते हुए देखा, ते हुए है जिसे हमने दूसरे शब्दों में लिखा ताकि आप पहचान सकें। तो ये खेलने का काम कौन कर रहा है? लड़का। देखने का काम कौन कर रहा? मैं। तो दोनों अलग अलग हैं। तो अब यही वाला मेथड जो अभी यूज किया था, तो जिसका हो जाएगा आई सॉ अ बॉय। ये याद रहे, लड़के, एक लड़के, एक है। आई सॉ अ बॉय प्लेइंग,
लेकिन कभी ऐसा सेंटेंस दिख जाए जिसमें दोनों काम सब्जेक्ट नहीं किए हों तो वाइल लगाएं। अब वो कब आएगा? वो मोस्टली तभी आएगा जब कोई क्रिया 2 बार रिपीट की गई होगी और वो इस प्रकार से आएगी। देखो, जैसे अगर राइटिंग आए तो ये कैसे 2 बार आएगी, लिखते 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 लिखते। जब क्रिया 2 बार रिपीट हो, जब क्रिया 2 बार रिपीट हो तब आपको वाइल के साथ ही लिखना है। तो अब आप देखें, ये लोटा लुढ़कते लुढ़कते लुढ़क गया 2 बार रिपीट हुई। या इस प्रकार का सेंटेंस कोई आए जैसे कि जैसे यहाँ पर खेलने का काम था, तो अब खेलने के काम में देखो कंसेप्ट को हम बदल रहे हैं। मैंने, यहाँ पर मैंने कर दें, मैंने एक लड़के को खेलते खेलते देखा। खेलते खेलते देखा यानी कि खेलते खेलते यानी कि खेलते हुए। तो ये खेलते और खेलते हुए या खेलते खेलते दोनों काम जब सब्जेक्ट ही कर रहा तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? वाइल के साथ। आई सॉ अ बॉय वाइल प्लेइंग। तो जो हिंदी के शब्द हैं उनमें कंफ्यूजन आपको रहेगी कि कई बार क्रिया 2 बार रिपीट होगी, कई बार क्रिया 2 बार रिपीट होगी। अब जब 2 बार रिपीट होगी तब आपके लिए आसान, तो आप क्या करें? वाइल के साथ आईएनजी लिख दें। लेकिन क्रिया उन्होंने 2 बार रिपीट नहीं की, अपने शब्दों में ऐसे ही बोल दिया, मैंने एक लड़के को खेलते देखा। यानी कि अगर हम ये कहें खेलते हुए देखा या खेलते देखा, तो खेल भी खुद ही रहे थे, देख भी खुद ही रहे थे, दोनों काम खुद ही कर रहे थे, तो नीचे वाला। और यहाँ पे देखने का काम इनका है, सब्जेक्ट का, लेकिन जो खेलते या खेलते हुए वो लड़के का, तो ऊपर वाला। तो ये हमेशा कंफ्यूज करेंगे तुम्हें। अब फाइनली जो हम इसका अर्थ बताने जा रहे हैं, एक लास्ट और है, एक आईएनजी, जिसे तो आप सबसे ज़्यादा इजी समझते हैं, एक्चुअल में यही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है और उसी के सबसे ज़्यादा रूप हैं। और वो अब क्या है कि यही आईएनजी बन जाती है किस तरीके से? इस तरीके से, लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले, लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले। यानी कि क्रिया में बाला, बाली, बाले जुड़ जाता है। जैसे कि राइट से जब राइटिंग हुआ तो लिखने वाला, लिखने वाली, लिखने वाले। प्ले से प्लेइंग हुआ, खेलने वाला, खेलने वाली, खेलने वाले। स्पीक से स्पीकिंग हुआ, तभी तो हम लोग कहते हैं स्पीकिंग क्लास, स्पीकिंग क्लास, बोलने वाली क्लास। जबकि वहाँ पे हम लोग जो स्पीकिंग क्लास कह रहे हैं वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, स्पोकन क्लास सही है। स्पीकिंग इंग्लिश अब सही हो गया, स्पीकिंग इंग्लिश, अंग्रेजी बोलना, यहाँ पे इसका अर्थ है। तो अब आप जाने कि नेवाला, नेवाली, नेवाले कैसे आता है। जब भी नेवाला, नेवाली आएगा तो पहले तो कोई और शब्द यानी कि नाउन आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर हम सेंटेंस नहीं, इस बार वर्ड लिखते हैं। जैसे आपने देखा राइटिंग टेबल, खूब सुना होगा आपने। तो राइटिंग टेबल वो टेबल जो लिखने वाली है, लिखने वाली टेबल। आपने खूब सुना होगा क्या? डाइनिंग टेबल, सुना नहीं सुना? ड्रेसिंग टेबल, तो क्या हो गया? डाइनिंग टेबल, खाना खाने वाली टेबल। ड्रेसिंग रूम, तो सजने संवरने और कपड़े चेंज करने वाला रूम। स्पीकिंग डॉल, बोलने वाली गुड़िया। बिटिंग डॉग्स, काटने वाले कुत्ते। बार्किंग डॉग्स, भौंकने वाले कुत्ते। रोरिंग क्लाउड्स, दहाड़ने वाले या गरजने वाले बादल। थंडरिंग क्लाउड्स, गरजने वाले बादल। तो आप देखेंगे जब आईएनजी फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म किसी नाउन के साथ लगाई जाए तब आप उसका अर्थ निकालेंगे ने वाला, ने वाली, ने वाले। सिंपल, इतनी चीज़ें आए, आराम से उसी हिसाब से ट्रांसलेशन करें, चाहे हिंदी से अंग्रेजी हो चाहे अंग्रेजी से हिंदी। तो मैंने आपको बताया ये आईएनजी फॉर्म जो आप बचपन से सबसे आसान समझ रहे थे, यही हकीकत में सबसे कठिन थी और इसी में बहुत सारे रूप थे। अभी जीरंड वाले रूप हमने आपको बताए नहीं।
वो हम फिर किसी दिन बताएंगे, क्योंकि अब जो भेजा आपका ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि अभी 2 रूप और हैं इसके, तो सबसे डिफिकल्ट यही। अब चलते हैं टू राइट पर, इन्फिनिटिव फॉर्म पर, जिसमें आपको कोई खास समझना ही नहीं है, और वो ये कि जब भी किसी वर्ब के साथ टू लगा हो तो उसका अर्थ हिंदी में या तो पीछे ना जुड़ जाता है, या फिर के लिए जुड़ जाता है, या फिर ने को जुड़ जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर सेंटेंस बोला जाए, मैं यहाँ पढ़ाने आया हूँ। पढ़ाने, देखो आया ये वाला नानी ने, आई केम हेयर टू टीच, लगा टू टीच। इसी तरीके से मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, मैं यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, तो आप देखेंगे के लिए, आई केम हेयर टू टीच। मैं यहाँ पढ़ाने को आया हूँ, आई केम हेयर टू टीच। तो इसलिए नानी ने, के लिए और ने को जो सेंस होता है वो टू के साथ जब आप फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तो इन्फिनिटिव का होता है। तो इस प्रकार से आप कोई भी सेंटेंस हो, आप इस स्ट्रक्चर से आप बना सकते हैं, चाहे कोई सा भी सेंटेंस और टेंस क्यों ना हो, आपको सिर्फ वर्ड मीनिंग आनी चाहिए। और वर्ड मीनिंग अगर आपको आती होंगी तो आप जो है आराम से जितनी चीज़ें अभी हमने आपको बताई हैं, इतनी चीज़ों के आधार पर आप हिंदी से अंग्रेज़ी और अंग्रेज़ी से हिंदी के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन कर सकेंगे। अब इसके बाद ये पॉइंट यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम आपको कुछ और बेसिक चीज़ें बताने जा रहे हैं। अगर आप ये नोट करना चाहते हैं, पहले बात तो नोट करने की ज़रूरत नहीं, इतनी चीज़ें नोट कर लेना, वो भी स्क्रीनशॉट लेके जब ये यूट्यूब पे पड़ जाए तब दोबारा देखकर नोट करना, ठीक है। और फिर अपने आप अपने ब्रेन का यूज़ करके ये सारी जो हमने चीज़ें बताई हैं ये पेज पर खुद लिखना, और कई सारी वर्ब पे ट्राई करना। जैसे कि मैंने तो यहाँ पर एक वर्ब के ऊपर एग्जाम्पल दिए, कुछ एक एग्जाम्पल करके दिखा दिए। तो आप ये जो चीज़ें हमने समझाई एक वर्ब पे नहीं, बहुत सारी वर्ब पे अप्लाई करना, और साथ ही साथ हर रोज़, हर क्षण, हर पल कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़े, चाहे हिंदी से इंग्लिश, चाहे इंग्लिश से हिंदी, इसी टर्म का यूज़ आप करेंगे और हम आपको बार बार याद भी दिलाएंगे, हर टॉपिक में, हर सेंटेंस में आपको याद दिलाएंगे। अब हम चलते हैं और देखते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स बेसिक्स जो कि अगर आप जान लें तो आपके साथ में जो छोटी मोटी गलतियां होती हैं आपके फॉर्मेशन में, जैसे कि चाहे आप इंग्लिश बोल रहे हों और चाहे हिंदी बोल रहे हों, दोनों में ही ये छोटी छोटी जो आप गलतियां करते हैं वो गलतियां करना बंद कर देंगे। अब क्या है वो, चलो देखते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 सबसे इजी से हम आपके साथ चलेंगे कि अगर कहीं पर टू लगा है जो इन्फिनिटिव का रूप ले रहा होगा, तो याद रहे टू के साथ सदैव आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, क्योंकि वो इन्फिनिटिव बनने वाला है। टू के साथ सदैव क्या लगेगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कुछ और लगेगी नहीं। और अगर कुछ और लगेगी तो वो वर्ब नहीं होगी, वर्ब की शक्ल में, वर्ब की शक्ल में, जैसे शेर की शक्ल में भेड़िया, भेड़ की शक्ल में भेड़िया, वैसे ही अगर कहीं पे आईएनजी लगी दिख जाए तो याद रखना वो आईएनजी नहीं है, वो वहां पे एक नया रूप ले गई है, जीरन, और वो नाउन बन चुकी है। यदि आपको टू के साथ फर्स्ट फॉर्म, जो कि आपको 99.5% यही मिलेगा, सिर्फ 0.5%, हाँ 0.5% अगर आपको कभी मिलेगी तो आईएनजी मिलेगी, जो आईएनजी होगी नहीं वो नाउन होगा, तुम्हें दिखेगी आईएनजी, वो तुम्हें दिखेगी आईएनजी। अगर जब उसका आप रूल जानते होंगे वो भी, नहीं तो वक्त आने पे वो भी रूल बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट आप देखें कि सदैव आपको ये जो हैव है, हैव या हैव का कोई भी रूप आए। अब हैव के कौन कौन से रूप होते हैं, सबसे पहला हैव का रूप होता है हैज, जो एक वचन यानी कि सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा पास्ट में आप हैड इसका यूज़ करते हैं। तीसरा जब आप फ्यूचर में जाते हैं तो विल और शैल के साथ में आप यूज़ कर लेते हैं आप हैव को। तो हैव या हैव का कोई भी रूप हो, इसके साथ सदैव आप वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। क्या लगाएंगे,
वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं तो वर्ब आएगी नहीं, या फिर क्या होगा, वर्ब नहीं होगी, वर्ब होगी तो थर्ड फॉर्म ही होगी, नहीं तो वर्ब ही नहीं होगी। अब जैसे आप एग्जांपल पूछना चाहें तो आप देखो, कोई भी सेंटेंस उठाओगे, अगर उसमें वर्ब होगी इन हेल्पिंग वर्ब के साथ, इसके ग्रुप के साथ, तो थर्ड, और नहीं तो वर्ब ही नहीं। एग्जांपल देखते हैं, आई हैव प्लेड द गेम, तो हैव के साथ थर्ड फॉर्म प्लेड। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, कोई वर्ब नहीं। शी हैड फीवर, कोई वर्ब नहीं। शी हैड कुक्ड द फूड, उसने खाना बनाया था। तो आपने देखा इसमें थर्ड फॉर्म है, तो हैव या हैव के किसी भी रूप के साथ या तो थर्ड फॉर्म आएगी और या कोई फॉर्म आएगी नहीं, वर्ब ही नहीं होगी, ना फर्स्ट होगी, ना सेकंड होगी, ना थर्ड होगी, ना आईएनजी फॉर्म होगी, कोई होगी नहीं। चलिए ये हो गया पॉइंट। अब अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है बी। बी या बी का कोई भी रूप। अब बी और बी के रूप कौन कौन से होते हैं? एक होता है इज, एक होता है एम, एक होता है आर, फिर वॉज, इसको बाज नहीं कहेंगे, बाज तो उड़ता है, क्या कहेंगे, वर, वॉज, वर। या फिर आप देखते हैं खुद ही आ जाता है बिल बी और शैल बी के रूप में। तो ये बी के सारे रूप हैं, और इतना ही नहीं बल्कि ये बीन भी बी का ही रूप है और बीइंग भी बी का ही रूप है। तो ये सारे बी और बी के रूप हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसे ही नियम है। क्या है देखते हैं कि इन सभी के साथ आईएनजी फॉर्म, क्या लगाएंगे इन सभी के साथ? आईएनजी फॉर्म। लेकिन कब? जब सेंटेंस एक्टिव होगा। जब सेंटेंस एक्टिव होगा तो इन सभी के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म। लेकिन अगर वो पैसिव है तो थर्ड फॉर्म। यहां पे दो बातें आपको याद रखनी है। इन्हीं सारी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अगर वो पैसिव वॉइस है तो थर्ड फॉर्म, और एक्टिव है तो आईएनजी फॉर्म। अब अगर आपके दिमाग में सवाल उठता है कि हम पहचानेंगे कैसे कि वो एक्टिव वॉइस है पैसिव वॉइस, तो अगर उसमें कर्ता सब्जेक्ट दिया हो तो एक्टिव वॉइस, तो आप इन हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लगाएं। और उसमें कर्ता यानी कि काम करने वाला नहीं दिया, ऑब्जेक्ट दिया, कर्म, तो पैसिव वॉइस, तो आप इन्हीं हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लगाएं। अब अगर एग्जाम्पल चाहिए तो सुने, वह खाना बना रही है, तो खाना को बनाने वाली उपलब्ध है वह। अब अगला सुने, खाना बनाया जा रहा है, खाना बनाया जाता है, दोनों में है। खाना बनाया जाता, क्या इसमें खाना बनाने वाला उपलब्ध है? तो ये पैसिव है। अब इसमें क्या लगाएंगे? थर्ड फॉर्म लगाएंगे इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के साथ। आर यू गेटिंग? तो पैसिव होता है तो कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट होता है वाक्य में, और जब एक्टिव होता है तो उसमें कार्य को करने वाला कर्ता होता है। कर्ता उपलब्ध हो तो आईएनजी फॉर्म लगाएं, कर्म उपलब्ध हो तो थर्ड फॉर्म लगाएं। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट पे, और लास्ट पॉइंट लिखेंगे हम ऊपर, क्योंकि नीचे काफी झुकना पड़ेगा, बुढ़ापा है हमारा। तो लास्ट पॉइंट, और लास्ट पॉइंट ये कि प्रीपोजिशन, कि प्रीपोजिशंस आए और उसके साथ वर्ब लगानी पड़े, तो आप हमेशा कौन सी वर्ब लगाएंगे? आईएनजी फॉर्म। प्रीपोजिशंस आए और उसके साथ वर्ब लगानी पड़े तो आप हमेशा लगाएंगे आईएनजी फॉर्म। ये सारे जो रूल्स बताए हैं इनमें सिर्फ 1% एक्सेप्शन यानी कि अपवाद निकल सकता है, जिसके लिए जब हमसे आप पूछेंगे हम उसको बता देंगे उसका रीजन क्या है।
आप यहां पर अपना अप्लाई करके देख लो, जितनी प्रीपोजिशन है उनके साथ हमेशा आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। जैसे अगर आपने आफ्टर लगाया तो आफ्टर गोइंग, आफ्टर कमिंग, आफ्टर ईडिंग, आफ्टर प्लेइंग। बिफोर लगाया तो बिफोर कमिंग, बिफोर गोइंग। आपने ऑन लगाया, ऑन डूइंग नथिंग, ऑन प्लेइंग, इन लगाया, इन प्लेइंग, इन डूइंग वर्क हार्ड। आपने ऑफ लगाया, बिकॉज ऑफ लग गया ऑफ, प्लेइंग गेम। आपने इसी प्रकार से ऐड लगाया, विद लगाया, बाय लगाया, विदाउट। कोई भी प्रीपोजिशन जब आप लगाएंगे तो उस प्रीपोजिशन के बाद आप आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। एक्चुअल में ये वहां पर अब आईएनजी फॉर्म नहीं बचेगी, बल्कि ये आईएनजी फॉर्म जीरंड का रूप धारण कर चुकी होगी। लेकिन आपको समझाने के लिए कई बार जो टर्म्स हैं वो आपके अकॉर्डिंग बोलने पड़ते हैं, जबकि उनकी रियलिटी कुछ और होती है। तो ये थे आज के स्पोकन इंग्लिश के लिए शॉर्ट टर्म, शॉर्ट ट्रिक, जिनकी सहायता से आप जो हैं बड़ी आसानी से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको सभी सेंटेंसेस, चाहे इंग्लिश के हों चाहे हिंदी में हो, उनको ट्रांसलेट करने के वक्त आपको ये वाले कंसेप्ट को ध्यान में रखना है और बराबर सोचते रहना है, बराबर राइटिंग स्किल करते रहना है। और देखेंगे आप कि आप बहुत ही जल्दी बिना टेंस, रूल, यूजेस के आप अच्छी खासी मात्रा में और बेहतरीन तरीके से फॉर्मेशन करना सीख जाएंगे। मैं हूं सैयद मोहम्मद आबाद अली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस में स्वागत है। और ये थी हमारी आज की स्पोकन इंग्लिश की 5वीं क्लास, जिसमें आज आपने ट्रिकी मेथड से महत्वपूर्ण चीज़ों को पढ़ा। ऑल द बेस्ट।